जबकि फ्लैश अटेंशन 1 ने यह प्रूव किया कि आईओ अवेयरनेस मेमोरी वॉल को कॉन्कर कर सकती है। कर्नल इंजीनियर्स ने जल्द ही एक नई रियलिटी डिस्कवर की कि एक मेमोरी बॉटलनेक को खत्म करने से सिर्फ अगला स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट सामने आ जाता है। फ्लैश अटेंशन 1 ने जीपीयूज को हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM ट्रांसफर के परफॉर्मेंस क्रशिंग दलदल से बचाया, लेकिन एनवीडिया A100 जैसे मॉडर्न हार्डवेयर पर यह अभी भी जीपीयू के थियोरेटिकल मैक्सिमम टी फ्लॉप्स का केवल 30% से 50% ही अचीव कर पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रैम में डेटा को एफिशिएंटली स्ट्रीम करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। एक बार जब डेटा फास्ट लोकल मेमोरी में पहुंच जाता है तो आप थ्रेड ब्लॉक्स को कैसे शेड्यूल करते हैं, जीपीयू एग्जीक्यूशन यूनिट्स और वार्प्स में काम को कैसे पार्टीशन करते हैं और मेमोरी रजिस्टर्स को कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, यही यह तय करता है कि आपके हार्डवेयर के टेंसर कोर्स अपने क्लॉक साइकिल्स को मैट्रिक्स मैथ परफॉर्म करने में बिताते हैं या हार्डवेयर वेट स्टेट्स में बेकार बैठे रहते हैं। थियोरेटिकल पीक हार्डवेयर परफॉर्मेंस के गैप को कम करने के लिए त्रिदाओ ने 2023 में फ्लैश अटेंशन 2 इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद 2024 में जय शाह, त्रिदाओ और उनके कलीग्स द्वारा फ्लैश अटेंशन 3 लाया गया। इस सेक्शन में हम इस आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे FA2 ने एनवीडिया एम्पियर जीपीयूज पर लॉक सिंक्रोनाइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए एग्जीक्यूशन लूप्स और वार्प मैकेनिक्स को रिस्ट्रक्चर किया, और कैसे FA3 ने एनवीडिया हॉपर जीपीयूज पर हार्डवेयर लेवल एसिंक्रोनस डेटा पाइपलाइंस और FP8 लो प्रिसीजन अरिथमेटिक का यूज किया। सेक्शन ब्रेक फ्लैश अटेंशन 2 यानी इन्वर्टिंग लूप्स और वार्प लेवल पैरेललिज्म। यह समझने के लिए कि फ्लैश अटेंशन 2 यानी FA2 फ्लैश अटेंशन 1 यानी FA1 के मुकाबले टाइम स्पीड अप क्यों देता है, हमें यह देखना होगा कि जीपीयू एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एक एनवीडिया जीपीयू में मल्टीपल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी SAMs होते हैं। हर SAM में मल्टीपल एग्जीक्यूशन वार्प्स होते हैं जो 32 पैरेलल थ्रेड्स के ग्रुप्स होते हैं जो लॉकस्टेप में काम करते हैं और इस रैम और रजिस्टर स्टोरेज का एक लोकल पूल शेयर करते हैं। फ्लैश अटेंशन 1 में 3 सबटल हार्डवेयर इनएफिशिएंसीज थीं। नॉन ऑप्टिमल लूप ऑर्डरिंग, जिसकी वजह से बैकवर्ड पास के दौरान एक्सपेंसिव एटॉमिक सिंक्रोनाइजेशन या रिडेंडेंट राइट्स की जरूरत पड़ती थी। सीक्वेंस लेंथ के अक्रॉस इनएफिशिएंट पैरेलाइजेशन, जिससे बैच साइज छोटे होने पर लो जीपीयू ऑक्यूपेंसी होती थी। एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक के अंदर वार्प्स के बीच सबऑप्टिमल वर्क पार्टीशनिंग, जिससे अननेसेसरी शेयर्ड मेमोरी रीड्स और राइट्स होते थे। आइए समझते हैं कि कैसे FA2 ने सिस्टेमेटिकली इन सभी बॉटलनेक्स को खत्म कर दिया। यह एक्सप्लेनेशन फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम के फर्स्ट और सेकंड वर्जन्स के लूप स्ट्रक्चर्स को कंट्रास्ट करता है। ओरिजिनल वर्जन अपने आउटर लूप में की और वैल्यू ब्लॉक्स को और अपने इनर लूप में क्वेरी ब्लॉक्स को प्रोसेस करता है, जिसके लिए इंक्रीमेंटल अपडेट्स और एटॉमिक ऑपरेशंस की जरूरत होती है। इसके कंट्रास्ट में सेकंड वर्जन क्वेरी ब्लॉक्स को आउटर लूप में रखकर इस हायरार्की को इन्वर्ट कर देता है, जो मल्टीप्रोसेसर्स के अक्रॉस पैरेलल एग्जीक्यूशन को अलाउ करता है। ये चेंज थ्रेड ब्लॉक्स को इंडिपेंडेंटली अपना डेटा मैनेज करने के लिए इनेबल करता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पासेज के दौरान एटॉमिक लॉक्स की जरूरत को एलिमिनेट कर देता है। लूप हायरार्की को इन्वर्ट करना FA1 में आउटर लूप की या वैल्यू ब्लॉक्स पर इटरेट करता था जहां J = 1 to TC था, जबकि इनर लूप क्वेरी ब्लॉक्स पर इटरेट करता था जहां I = 1 to TR था। यह चॉइस शुरुआत में नेचुरल लगी क्योंकि एक सिंगल की या वैल्यू ब्लॉक KJ और VJ जो SRAM में लोडेड था, उसे सभी क्वेरी ब्लॉक्स QI के अक्रॉस रीयूज किया जा सकता था। हालांकि इस आउटर KV या इनर Q स्ट्रक्चर ने बैक प्रोपेगेशन के लिए एक बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। आप उन ग्रेडियंट फार्मूलाज को देखिए जो हमने पिछले सेक्शन में डिराइव किए थे। D के सब J = 1 over the square root of D times the sum from I = 1 to T C sub R of D S sub I S IJ transpose times Q sub I और DV sub J = the sum from I = 1 to T sub R of P sub IJ transpose times D O sub। अगर अलग अलग थ्रेड ब्लॉक्स को पैरेलल में अलग अलग क्वेरी ब्लॉक्स I को प्रोसेस करने के लिए असाइन किया जाता है, तो मल्टीपल थ्रेड ब्लॉक्स एक ही समय पर बिल्कुल सेम की या वैल्यू ग्रेडियंट ब्लॉक्स DKJ और DVJ को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। HBM में कैटास्ट्रोफिक डेटा रेसेज को रोकने के लिए FA1 को या तो CUDA में स्लो एटॉमिक एडिशंस एटॉमिक एड का यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर इंटरमीडिएट ग्रेडियंट स्प्लिट बफर्स को वापस HBM में राइट करना पड़ा,
जिससे कीमती मेमोरी बैंडविड्थ वेस्ट होती थी। फ्लैश अटेंशन टू लूप स्ट्रक्चर को इनसाइड आउट फ्लिप कर देता है। FA2 में आउटर लूप क्वेरी ब्लॉक्स आई पर इटरेट करता है, जबकि इनर लूप की या वैल्यू ब्लॉक्स जे पर इटरेट करता है। क्योंकि अब एक थ्रेड ब्लॉक अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान एक सिंगल क्वेरी ब्लॉक Q sub i को ऑन करता है, इसलिए यह अपने खुद के प्राइवेट SRAM रजिस्टर्स के अंदर सभी की या वैल्यू ब्लॉक्स J इक्वल टू 1 to T सब C को सिक्वेंशियली प्रोसेस कर सकता है। थ्रेड ब्लॉक बिना किसी दूसरे थ्रेड ब्लॉक्स के साथ कम्युनिकेट किए रो ब्लॉक आई के लिए पूरा अननॉर्मलाइज्ड इंटरमीडिएट आउटपुट एक्यूमुलेट करता है। एक बार जब जे पर इनर लूप कंप्लीट हो जाता है तो थ्रेड ब्लॉक फाइनल नॉर्मलाइज्ड ब्लॉक ओ आई को HBM पर वापस एक बार राइट करता है। बैकवर्ड पास के दौरान लूप को इन्वर्ट करने का मतलब है कि हर थ्रेड ब्लॉक नेचुरली अपने असाइंड DTQ sub i ब्लॉक के लिए ग्रेडियंट अपडेट्स को ऑन करता है, जिससे एटॉमिक लॉक्स या इंटर ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सीक्वेंस लेंथ पैरेललाइजेशन और ऑक्यूपेंसी GU ऑक्यूपेंसी ये मेजर करती है कि एक SM एक साथ कितने एक्टिव वार्प्स रन कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ट्रांसफॉर्मर वर्कलोड का बैच साइज भी छोटा है और हेड काउंट H कम है, जैसे सिंगल प्रॉम्प्ट रियल टाइम ALM जनरेशन जहां B इक्वल टू 1 H इक्वल टू 32 है, तो FA1 सिर्फ B टाइम्स H इक्वल टू 32 थ्रेड ब्लॉक्स ही लॉन्च कर सकता था। एक A100 GPU पर जो 108 SMs से इक्विप्ड है, GPU के 70% से ज्यादा हार्डवेयर कंप्यूट यूनिट्स पूरी तरह से आइडल बैठे रहे। फ्लैश अटेंशन 2 इसे पैरेलाइजेशन का एक नया डायमेंशन ऐड करके सॉल्व करता है। यह न केवल बैच साइज और अटेंशन हेड्स के अक्रॉस पैरेलाइज करता है, बल्कि क्वेरीज के सीक्वेंस लेंथ डायमेंशन T sub r के अक्रॉस भी पैरेलाइज करता है। अगर n इक्वल टू 8192 और B sub r इक्वल टू 128 है, तो पर हेड T sub r इक्वल टू 64 क्वेरी ब्लॉक्स होते हैं। GPU के अक्रॉस B टाइम्स H टाइम्स T sub r इक्वल टू 1 टाइम्स 32 टाइम्स 64 इक्वल टू T 48 थ्रेड ब्लॉक्स डिस्पैच करके FA2 आसानी से सभी 100 SMs को सैचुरेट कर देता है, चाहे बैच साइज कितना भी छोटा क्यों न हो। ऑप्टिमाइज्ड वार्प लेवल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक के अंदर भी वार्प्स को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का काम आपस में शेयर करना पड़ता है। मान लीजिए कि एक थ्रेड ब्लॉक है जो 4 वार्प्स से बना है और उसे एक टाइल कैलकुलेशन S sub ij इक्वल टू Q sub i टाइम्स के सब J ट्रांसपोज को प्रोसेस करने का काम दिया गया है। FA1 में Q टाइल 4 वार्प्स में स्प्लिट था, लेकिन सभी वार्प्स को पूरे के टाइल और V टाइल को एक्सेस करने की जरूरत थी। इससे वार्प्स को बार बार इंटरमीडिएट स्कोर मैट्रिसेस को शेयर्ड मेमोरी में राइट करना, सिंक थ्रेड्स के जरिए सिंक्रोनाइज करना, उन्हें वापस रीड करना और रिडक्शंस परफॉर्म करना पड़ता था। FA2 इस इंटरनल डिवीजन को रिवर्स करता है। क्वेरी टाइल Q sub i थ्रेड ब्लॉक के सभी वार्प्स के बीच शेयर किया जाता है। की और वैल्यू टाइल्स के सब J और V sub J वार्प्स के बीच स्प्लिट होते हैं। हर वार्प के सब J के अपने असाइंड स्लाइस के साथ अपना लोकल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है और अपने पार्शियल एक्यूम्यूलेशन आउटपुट को सीधे अपने वार्प रजिस्टर्स में स्टोर रखता है। पार्शियल सम्स के लिए किसी इंटरमीडिएट शेयर्ड मेमोरी स्टोर और लोड ऑपरेशंस की जरूरत नहीं होती है और इंटरवार्प सिंक्रोनाइजेशन बैरियर कॉल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। यह डायग्राम फ्लैश अटेंशन इंप्लीमेंटेशंस में 2 डिफरेंट वार्प डिवीजन स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच में फ्लैश अटेंशन 1 क्वेरी टाइल को डिफरेंट वार्प्स के बीच स्प्लिट किया जाता है और सभी वार्प्स फुल की और वैल्यू डेटा लोड करते हैं। सेकंड अप्रोच में फ्लैश अटेंशन 2 क्वेरी टाइल को सभी वार्प्स के बीच शेयर किया जाता है, जबकि की और वैल्यू टाइल्स को वार्प्स के बीच स्प्लिट किया जाता है और रिजल्ट्स डायरेक्टली रजिस्टर्स में एक्यूम्यूलेट होते हैं। नॉन नॉर्मलाइज्ड इंटरमीडिएट एक्यूम्यूलेशन हमारे FA1 मैथमेटिकल डेरिवेशन में स्टेप 5 हर सिंगल टाइल स्टेप J पर रनिंग आउटपुट ब्लॉक O sub i को रीस्केल करता था। O sub i new u इक्वल टू द डायगोनल ऑफ E2 द पावर ऑफ M sub i माइनस M sub i न्यू टाइम्स O sub i प्लस द डायगोनल ऑफ E2 द पावर ऑफ M tilde sub ij माइनस M sub i न्यू टाइम्स P tilde sub ij टाइम्स V sub j। इसके लिए इनरमोस्ट लूप के अंदर रनिंग नॉर्मलाइजेशन सम L sub i के द्वारा एलिमेंट वाइज वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स परफॉर्म करने की जरूरत होती थी। FA2 एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन इंट्रोड्यूस करता है, जिसके तहत सभी डिवीजन ऑपरेशंस को क्वेरी ब्लॉक प्रोसेसिंग के बिल्कुल आखिर तक टाल दिया जाता है।
इटरेशंस के दौरान नॉर्मलाइज्ड ओ सब आई स्टोर करने के बजाय F82 एक अननॉर्मलाइज्ड स्कोर एक्यूमुलेटर वेक्टर ओ टिल्ड सब आई आर में जिसका साइज भी सब आर टाइम्स डी है और एक अननॉर्मलाइज्ड लॉग एक्सपोनेंट रनिंग सम एल सब आई आर में जिसका साइज भी सब आर है मेंटेन करता है। ओ टिल्ड सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे इक्वल टू द डायगोनल ऑफ ई टू द पावर ऑफ एम सम सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे -1 माइनस एम सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे टाइम्स ओ सो सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे -1 प्लस ई टू द पावर ऑफ ए सब आई जे माइनस एम सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे टाइम्स वी सब जे एल सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एम सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे -1 माइनस एम सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे टाइम्स एल सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे -1 प्लस द रो सम ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए सब आई ए माइनस एम सब आई सुपरस्क्रिप्ट जे। ध्यान दें कि इनर लूप के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है, हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस परफॉर्म करते हैं। एक बार जब सभी की या वैल्यू ब्लॉक्स पर लूप j इक्वल टू 1 2 t सब c खत्म हो जाता है तो F2 एक सिंगल वेक्टर डिवीजन के साथ फाइनल आउटपुट कंप्यूट करता है। ओ सब आई फाइनल इक्वल टू द इनवर्स डायगोनल ऑफ एल सब आई सुपरस्क्रिप्ट टी सब सी टाइम्स ओ टिल्ड सब आई सुपरस्क्रिप्ट टी सब सी। इनर लूप से डिवीजन स्टेप्स को हटाकर जो GPU हार्डवेयर पर एडिशंस या मल्टीप्लिकेशंस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, F82 एम्पियर हार्डवेयर पर काफ़ी ज़्यादा थ्रूपुट गेन्स हासिल करता है। सेक्शन ब्रेक। फ्लैश अटेंशन 3 एनवीडिया हॉपर आर्किटेक्चर का फ़ायदा उठाना। जबकि फ्लैश अटेंशन 2 ने एनवीडिया एम्पियर A100 GPU से लगभग सारा अचीवेबल परफॉर्मेंस निकाल लिया था, एनवीडिया हॉपर आर्किटेक्चर H100 या H200 के आने से हार्डवेयर लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया। हॉपर ने 2 रेवोल्यूशनरी हार्डवेयर सबसिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जो खास तौर पर डीप लर्निंग और निंग ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। टेंसर मेमोरी एक्सीलेटर TMI एक डेडिकेटेड हार्डवेयर डेटा कॉपी इंजन जो 1D से 5D टेंसर्स को सीधे HBM और शेयर्ड मेमोरी SRAM के बीच पूरी तरह से एसिंक्रोनसली ट्रांसफर करने में कैपेबल है, GPU के रजिस्टर फाइल्स और इंस्ट्रक्शन इश्यू पाइपलाइंस को बाईपास करते हुए। वॉरप ग्रुप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट WGMMA स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस जो वॉरप ग्रुप लेवल पर हाई थ्रूपुट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, जो 4 वॉरप्स या 128 थ्रेड्स का एक यूनिफाइड क्लस्टर है, जिससे ऑपरेशंस को रजिस्टर्स के बजाय सीधे शेयर्ड मेमोरी से ऑपरेंड्स रीड करने की परमिशन मिलती है। हालांकि एग्जिस्टिंग फ्लैश अटेंशन 1 और फ्लैश अटेंशन 2 एल्गोरिदम इन नई कैपेबिलिटीज का पूरा फायदा नहीं उठा सके। स्टैंडर्ड कूडा प्रोग्रामिंग मॉडल्स एक सिंक्रोनस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। एक थ्रेड मेमोरी लोड इश्यू करता है, रजिस्टर्स में डेटा आने का वेट करता है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है और मैथ एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का वेट करता है। हॉपर पर यह सिंक्रोनस पैराडाइम पावरफुल टेंसर कोर्स को आइडल छोड़ देता है जब मेमोरी इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए जा रहे होते हैं। अब एंट्री होती है फ्लैश अटेंशन 3 शाह डाओ और अदर्स 2024 की, एक ऐसा एल्गोरिदम जिसे हॉपर के एसिंक्रोनस हार्डवेयर प्रिमिटिव्स और लो प्रिसिजन FP8 फॉर्मेट्स का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल शुरुआत से रीडिजाइन किया गया है। यह कॉन्सेप्चुअल कंपैरिजन GPU आर्किटेक्चर्स में सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस के ट्रांजिशन को इलस्ट्रेट करता है। ट्रेडिशनल सीक्वेंस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी लोड्स के लिए वेट करना पड़ता है, जिससे प्रोसेसर पाइपलाइंस हैविली ऑक्यूपाइड रहती हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में ऑप्टिमाइज्ड हॉपर आर्किटेक्चर एक पैरेलल प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल यूज करता है, जिससे प्रोसेसर्स का वन ग्रुप बैकग्राउंड में मेमोरी से कैश में नेक्स्ट डेटा टाइल स्ट्रीम कर सकता है, जब अंदर ग्रुप साइमल्टेनियसली करंट डेटा टाइल पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। TMMA और रजिस्टर बाईपास के जरिए हार्डवेयर ड्रिवेन एसिंक्रोनी एम्पियर GPUs में HBM से SRAM में डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन चैन की जरूरत होती थी। थ्रेड्स को HBM से लोकल रजिस्टर्स में डेटा लाने के लिए ग्लोबल लोड LDG इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता था, जिसके बाद रजिस्टर्स से शेयर्ड मेमोरी में डेटा भेजने के लिए शेयर्ड स्टोर LDS इंस्ट्रक्शंस चलाने पड़ते थे। इस प्रोसेस ने कीमती रजिस्टर फाइल कैपेसिटी को कंज्यूम किया और मैथ करने के बजाय डेटा ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने में एग्जीक्यूशन साइकिल्स खर्च किए। हॉपर का TMA इंजन इस पाइपलाइन को पूरी तरह से बदल देता है। एक सिंगल थ्रेड
एक एसिंक्रोनस TMA डिस्क्रिप्टर इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है और डेडिकेटेड मेमोरी हार्डवेयर बैकग्राउंड में से सीधे HBM से SRAM में एक 2D मैट्रिक्स स्टाइल ट्रांसफर करता है। FA3 इनपुट ट्रांसफर्स के लिए रजिस्टर फाइल को पूरी तरह से बाईपास करने के लिए TMA का फायदा उठाता है। मैट्रिक्स स्टाइल्स QI, KJ, VJ सीधे HBM से SRAM बफर्स में स्ट्रीम होती हैं। यह रजिस्टर प्रेशर को काफ़ी कम कर देता है, जिससे थ्रेड ब्लॉक्स इंटरमीडिएट मैथ एक्यूमुलेटर्स के लिए ज़्यादा रजिस्टर्स एलोकेट कर पाते हैं, जिससे ओवरऑल SRAM ऑक्यूपेंसी सीधे तौर पर बढ़ती है। वार्प स्पेशलाइजेशन और मेमोरी के साथ कंप्यूट को ओवरलैप करना। थ्योरेटिकल पीक टेराफ्लॉप्स हासिल करने के लिए हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को मेमोरी ट्रांसफर्स और कंप्यूटेशन के बीच 100% ओवरलैप हासिल करना होगा। अगर हार्डवेयर टेंसर कोर्स पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो अगले ब्लॉक के लिए मेमोरी लोडिंग बिना किसी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन स्टॉल के एक साथ होनी चाहिए। फ्लैश अटेंशन 3 वार्प स्पेशलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करता है, जो एक कूड़ा थ्रेड ब्लॉक के अंदर के वार्प्स को 2 अलग अलग फंक्शनल रोल्स में डिवाइड करता है। प्रोड्यूसर वार्प्स कोई मैट्रिक्स अरिथमेटिक एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। उनकी एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी TMAM डिस्क्रिप्टर्स को कंप्यूट करना, सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स को मैनेज करना और आने वाली मेमोरी टाइल्स KJ+1, VJ+1 के लिए एसिंक्रोनस TMA बल्क डेटा कॉपीज इश्यू करना है। कंज्यूमर वार्प्स एक यूनिफाइड वार्प ग्रुप 128 थ्रेड्स बनाते हैं। वे SRAM में पहले से आए डेटा को कंज्यूम करते हैं और टेंसर कोर्स पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एसिंक्रोनस WG AMA.AMA एसिंक इंस्ट्रक्शंस इश्यू करते हैं। मेमोरी करप्शन को रोकने के लिए FA3 इन ग्रुप्स को हॉपर के हार्डवेयर असिंक्रोनस ट्रांजैक्शन बैरियर्स बैरियर का यूज करके कोऑर्डिनेट करता है। जब कंज्यूमर वार्प्स SRAM बफर 0 टाइल J पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय प्रोड्यूसर वार्प्स टाइल J+1 को HBM से SRAM बफर 1 में फेच कर रहे होते हैं। यह डबल बफरिंग स्कीम, जिसे अक्सर पिंग पोंगिंग भी कहा जाता है, मेमोरी ट्रांसफर लेटेंसीज को टेंसर कोर कंप्यूट साइकिल्स के पीछे पूरी तरह से छिपा देती है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर डबल बफरिंग पाइपलाइनिंग स्कीम को दिखाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कंज्यूमर वार्प्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस का यूज करके वन शेयर्ड मेमोरी बफर पर एसिंक्रोनस मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि प्रोड्यूसर वार्प्स साइमल्टेनियसली एसिंक्रोनस मेमोरी ट्रांसफर्स का यूज करके सेकंड शेयर्ड मेमोरी बफर में डेटा की नेक्स्ट टाइल लोड कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग सॉफ्टमैक्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड अटेंशन में OI जो कि QI टाइम्स KJ ट्रांसपोज्ड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D E टाइम्स VJ के सॉफ्टमैक्स के बराबर है, उसे कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेशंस के एक स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल सीक्वेंस की जरूरत होती है। मल्टीप्लाई SIJ इक्वल टू QI टाइम्स KJ ट्रांसपोर्ट रोमैक्स कंप्यूट करें और एक्सपोनेंशियल इनिशियल निकालें। PIJ इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ SIJ माइनस MI मल्टीप्लाई OIJ इक्वल टू PIIJ टाइम्स VJ। हॉपर GPUs पर स्टेप 1 Q के ट्रांसपोर्ट और स्टेप 3 PV असिंक्रोनस WGMA में हार्डवेयर यूनिट्स का यूज करते हैं, जबकि स्टेप 2 यानी सॉफ्टमैक्स मैथ, जिसमें मैक्स सबट्रैक्शन एक्सपोनेंटिएशन शामिल हैं, स्टैंडर्ड वेक्टर कूडा कोर्स या ALUS पर रन करता है। अगर कोई थ्रेड ब्लॉक सॉफ्टमैक्स स्टार्ट करने से पहले Q के ट्रांसपोर्ट के पूरी तरह से फिनिश होने का वेट करता है, तो सॉफ्टमैक्स प्रोसेसिंग के दौरान टेंसर कोर्स खाली बैठे रहते हैं। इसके विपरीत जब टेंसर कोर्स PV को एग्जीक्यूट करते हैं, तो कूडा वेक्टर कोर्स खाली बैठे रहते हैं। फ्लैश अटेंशन 3 ब्लॉक J के सॉफ्टमैक्स ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लॉक J-1 के टेंसर कोर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ओवरलैप करके इस हार्डवेयर इम्बैलेंस को सॉल्व करता है। इटरेशंस के दौरान इन ऑपरेशंस को पाइपलाइन करके वेक्टर ALUS SIJ के एक्सपोनेंशियल सॉफ्टमैक्स रिडक्शंस को ठीक उसी फिजिकल इंस्टेंट पर प्रोसेस करते हैं जब टेंसर कोर्स हेवी मैट्रिक्स प्रोडक्ट PIJ-1 टाइम्स VJ-1 को कंप्यूट कर रहे होते हैं। यह इंटरलॉकिंग शेड्यूल यह सुनिश्चित करता है कि टेंसर कोर्स और कूडा ALUS दोनों एक साथ लगभग 100% यूटिलाइजेशन पर रहें। सेक्शन ब्रेक लो प्रिसिजन FP8 एग्जीक्यूशन प्रिसिजन और स्टेबिलिटी चैलेंजेस। हॉपर GPUs ने 8-बिट फ्लोटिंग पॉइंट FP8 टेंसर कोर्स के लिए हार्डवेयर सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया, जो 16-बिट FP16 या भी F16 अरिथमेटिक के कंपैरिजन में डबल थियोरेटिकल T फ्लॉप थ्रूपुट का प्रॉमिस करता है।
फॉर एग्जाम्पल एक H100 GPU पर 2P फ्लॉप्स तक की कंप्यूट पावर तक पहुंचता है। हाउएवर न्यूमेरिकल प्रिसिजन को 16 बिट्स से 8 बिट्स तक छोटा करने में काफ़ी बड़े चैलेंजेस आते हैं। स्टैंडर्ड IEEE FP16 5 एक्सपोनेंट बिट्स और 10 मेंटिसा बिट्स का यूज करता है। FP8 दो कंस्ट्रेंट फॉर्मेट्स में आता है। पहला I4M3 1 साइन बिट 4 एक्सपोनेंट बिट्स 3 मेंटिसा बिट्स हायर प्रिसिजन, लेकिन एक बहुत ही नैरो डायनेमिक रेंज, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेबल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 448। दूसरा I5M2 1 साइन बिट 5 एक्सपोनेंट बिट्स 2 मेंटिसा बिट्स डायनेमिक रेंज FP16 के सिमिलर है, लेकिन एक्सट्रीमली कोर्स क्वांटाइजेशन प्रिसिजन सिर्फ 2 मेंटिसा बिट्स। यह डायग्राम 3 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स के बिट एलोकेशन को कंपेयर करता है, स्पेसिफिकली 16 बिट हाफ प्रिसिजन और 2 8 बिट वेरिएंट्स को। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे 8 बिट फॉर्मेट्स एक्सपोनेंट बिट्स को मेंटिट्स के साथ ट्रेड ऑफ करते हैं, जिससे या तो नैरोअर रेंज के साथ हायर प्रिसिजन मिलता है या फिर वाइडर रेंज के साथ कोर्स प्रिसिजन मिलता है। जब FP8 में अटेंशन कंप्यूट करते हैं तो दो न्यूमेरिकल फेलियर मोड्स सामने आते हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट्स में अंडरफ्लो या ओवरफ्लो, अनस्केल्ड मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स Q के ट्रांसपोज इजीली $448 से ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे I4AM3 ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर 2 to the -9 से नीचे गिर सकते हैं, जिससे 0 पर अंडरफ्लो हो जाता है और ग्रेडियंट अपडेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा एक्सपोनेंटिएशन में क्वांटाइजेशन नॉइज FP8 क्वांटाइजेशन की वजह से SIJ में होने वाले स्मॉल एरर्स e⁻ SIJ कंप्यूट करते समय एक्सपोनेंशियल रूप से एम्पलीफाई हो जाते हैं, जिससे कैलकुलेटेड अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बुरी तरह करप्ट हो जाता है। फ्लैश अटेंशन 3 FP8 एग्जीक्यूशन के दौरान न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए दो की टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करता है, ब्लॉक स्केल क्वांटाइजेशन और इनकोहेरेंट प्रोसेसिंग। ब्लॉक स्केल डायनेमिक क्वांटाइजेशन पूरी मैट्रिसेस में एक सिंगल यूनिफॉर्म स्केल फैक्टर अप्लाई करने के बजाय FA3 हर लोकल SRAM ब्लॉक B R टाइम्स BC के लिए बने डायनेमिक स्केल फैक्टर्स कंप्यूट करता है। QI के J ट्रांसपोज को एग्जीक्यूट करने से पहले एल्गोरिदम डायनेमिक स्केलिंग वेक्टर्स CQ और CK को डिराइव करने के लिए SRAM में लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज को स्कैन करता है। S sub ij equal to the quantity Q sub I FP8 times K sub J FP8 transpose element wise multiplied by the quantity C sub Q times C sub K transpose। पर टाइल स्केल को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करके मैट्रिक्स वैल्यूज बिना ओवरफ्लो या अंडरफ्लो के रिस्क के I4M3 फॉर्मेट की पूरी अवेलेबल डायनेमिक रेंज का यूटिलाइज करती हैं। इनकोहेरेंट प्रोसेसिंग आउटलायर सप्रेशन ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स में कुछ फीचर्स और एक्टिवेशन चैनल्स अक्सर बहुत बड़े मैग्नीट्यूड वैल्यूज डेवलप कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर आउटलायर फीचर्स या इमर्जेंट फीचर्स कहा जाता है। जब आउटलायर कॉलम्स वाले मैट्रिक्स को FP8 में क्वांटाइज किया जाता है तो बड़े आउटलायर्स को एकोमोडेट करने के लिए डायनेमिक स्केल फैक्टर को एक्सपेंड होना पड़ता है। यह सभी नॉन आउटलायर वैल्यूज को लोएस्ट मेंटिसा बिट्स में जाने के लिए फोर्स करता है, जिससे गंभीर प्रिसिजन लॉस होता है। इसे रिजॉल्व करने के लिए FA3 इनकोहेरेंट प्रोसेसिंग अप्लाई करता है। मैट्रिसेस Q और K को FP8 में क्वांटाइज करने से पहले FA3 उन्हें एक फास्ट रैंडम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स R से मल्टीप्लाई करता है, जैसे एक रैंडमाइज्ड वॉल्श हेडामार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। Q टिल्ड इक्वल टू Q टाइम्स R और K टिल्ड इक्वल टू K टाइम्स R। क्योंकि R ऑर्थोगोनल है, R ट्रांसपोज इक्वल टू I अंडरलाइंग डॉट प्रोडक्ट्स मैथमेटिकली इनवेरिएंट रहते हैं। Q टिल्ड टाइम्स K टिल्ड ट्रांसपोज इक्वल टू द क्वांटिटी Q टाइम्स R टाइम्स द क्वांटिटी K टाइम्स R ट्रांसपोज इक्वल टू Q टाइम्स R टाइम्स R ट्रांसपोज टाइम्स K ट्रांसपोज इक्वल टू Q टाइम्स K ट्रांसपोज। हालांकि R से मल्टीप्लाई करने से बेसिस वेक्टर्स रोटेट हो जाते हैं, जिससे आउटलायर एक्टिवेशन एनर्जी सभी डायमेंशंस में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाती है। फीचर वैल्यूज इनकोहेरेंट यानी स्मूथली ब्लेंडेड हो जाते हैं, जिससे स्पेशल स्पाइक्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अब डायनेमिक स्केलिंग मिनिमल क्वांटाइजेशन नॉइज के साथ ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज को FP8 प्रिसिजन में टाइटली मैप कर सकती है। यह कॉन्सेप्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से आउटलायर वैल्यूज चैनल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ताकि क्वांटाइजेशन के दौरान प्रिसिजन लॉस को रोका जा सके और इस तरह लो प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। कंपैरेटिव आर्किटेक्चरल ओवरव्यू FA1 वर्सेस FA2 वर्सेस FA3। इस इवोल्यूशन को समराइज करने के लिए
आइए फ्लैश अटेंशन की तीनों जनरेशन्स के स्ट्रक्चरल, मैकेनिक्स, हार्डवेयर, यूटिलाइजेशन स्ट्रेटेजीज और टारगेट माइक्रो आर्किटेक्चर्स को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल 3 जनरेशन्स में फ्लैश अटेंशन के इवोल्यूशन को कंपेयर करती है, जिसमें फ्लैश अटेंशन 1 2022 में रिलीज हुआ था, फ्लैश अटेंशन 2 2023 में और फ्लैश अटेंशन 3 2024 में। प्राइमरी माइक्रो आर्किटेक्चर के लिए फ्लैश अटेंशन 1 एनवीडिया वोल्टा और एम्पियर को टारगेट करता है, स्पेसिफिकली V100 और A100 को। फ्लैश अटेंशन 2 एम्पियर A100 को टारगेट करता है और फ्लैश अटेंशन 3 एनवीडिया होपर आर्किटेक्चर्स जैसे H100 और H200 को टारगेट करता है। आउटर लूप डायमेंशन वर्जन 1 में की और वैल्यू ब्लॉक्स से शिफ्ट होकर वर्जन 2 और 3 में क्वेरी ब्लॉक्स पर चला जाता है। पैरेललाइजेशन डायमेंशंस वर्जन 1 में बैच टाइम्स हेड्स से एक्सपैंड होकर वर्जन 2 और 3 में बैच टाइम्स हेड्स टाइम्स सीक्वेंस हो जाते हैं। बैकवर्ड पास सिंक्रोनाइजेशन के लिए वर्जन 1 को एटॉमिक अपडेट्स या इंटरमीडिएट बफर्स की ज़रूरत होती है, जबकि वर्जन 2 और 3 में 0 एटॉमिक अपडेट्स होते हैं, जो प्योर लोकल अपडेट्स का यूज करते हैं। इंटरनल ब्लॉक वर्क स्प्लिट वर्जन 1 में क्यू टाइल को वॉर्प्स के अक्रॉस स्प्लिट करने से इवॉल्व होकर वर्जन 2 में की और वैल्यू टाइल्स को वॉर्प्स के अक्रॉस स्प्लिट करने में, और फाइनली वर्जन 3 में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वॉर्प्स के बीच वॉर्प स्पेशलाइजेशन में बदल जाता है। मेमोरी लोडिंग प्रिमिटिव्स वर्जन 1 और 2 में रजिस्टर्स के जरिए सिंक्रोनस LDG और LDS इंस्ट्रक्शंस से ट्रांजिशन करके वर्जन 3 में हाई बैंडविड्थ मेमोरी से SRAM तक डायरेक्ट एसिंक्रोनस TMA में बदल जाते हैं। GMM मैथ प्रिमिटिव वर्जन 1 और 2 में IIT बॉम्बे जैसे स्टैंडर्ड टेंसर कोर MMA इंस्ट्रक्शंस से ट्रांजिशन करके वर्जन 3 में वॉर्प ग्रुप GMM या WGMMA इंस्ट्रक्शंस में बदल जाता है। एसिंक्रोनी और ओवरलैप वर्जन 1 में नन से प्रोग्रेस करके वर्जन 2 में लिमिटेड SRAM डबल बफरिंग और वर्जन 3 में TMA रीड, WGMMA मैथ और ALU सॉफ्टमैक्स के फुल ओवरलैप तक पहुंच जाते हैं। प्रिसिजन के मामले में वर्जन 1 और 2 FP16 और BF16 को सपोर्ट करते हैं, जबकि वर्जन 3 FP8 फॉर्मेट्स स्पेसिफिकली E4M3 और E5M2 को ऐड करता है, जो FP8 स्टेबिलिटी इनोवेशंस जैसे ब्लॉक स्केल स्केलिंग और इनकोहेरेंट हेडामाल ट्रांसफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करता है। अल्टीमेटली टिपिकल पीक हार्डवेयर यूटिलाइजेशन फ्लैश अटेंशन 1 में A100 मैक्सिमम टीफ्लॉप्स के 30 से 50% से बढ़कर फ्लैश अटेंशन 2 में 50 से 70% हो जाता है और फ्लैश अटेंशन 3 में H100 मैक्सिमम टीफ्लॉप्स के 75 से 85% या उससे ज़्यादा तक पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक FA3 एसिंक्रोनस वार्प पाइपलाइन का हाई लेवल कूडा स्यूडो इम्प्लीमेंटेशन फ्लैश अटेंशन 3 हार्डवेयर लेवल पर कैसे ऑपरेट करता है, इसका एक कंक्रीट मेंटल मॉडल बनाने के लिए आइए एक FA3 हॉपर कर्नेल के हाई लेवल कूडा स्यूडो कोड रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे प्रोड्यूसर वार्प्स और कंज्यूमर वार्प्स पूरी तरह से अलग एग्जीक्यूशन ब्रांचेस एग्जीक्यूट करते हैं और एसिंक्रोनस पाइपलाइन बैरियर्स बैरियर के जरिए सिंक्रोनाइज करते हैं। ये कूडा कर्नेल एनवीडिया होपर ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम का 3rd वर्जन इंप्लीमेंट करता है। ये मेमोरी ट्रांसफर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ओवरलैप करने के लिए एग्जीक्यूशन को प्रोड्यूसर कंज्यूमर वार्प्स के बीच स्प्लिट करता है। प्रोड्यूसर वार्प एसिंक्रोनसली ग्लोबल मेमोरी से शेयर्ड मेमोरी में डेटा ब्लॉक्स लोड करता है। साइमल्टेनियसली कंज्यूमर वार्प्स टेंसर कोर्स का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। डबल बफरिंग और हार्डवेयर लेवल सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स का यूज करके ये कर्नेल मेमोरी लेटेंसी को मिनिमाइज करता है और नॉर्मलाइज्ड फाइल अटेंशन आउटपुट को वापस मेमोरी में राइट करता है। यह एसिंक्रोनस कूडास स्ट्रक्चर शोकेस करता है कि कैसे हार्डवेयर अवेयर डिजाइन इवॉल्व हुआ है। मॉडर्न GPUs को स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन एब्स्ट्रैक्शंस में फिट होने के लिए फोर्स करने के बजाय फ्लैश अटेंशन 3 एल्गोरिदमिक शेड्यूल को डायरेक्टली मॉडर्न सिलिकॉन की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज के साथ अलाइन करता है। लूप इन्वर्जन FA2 एसिंक्रोनस हार्डवेयर पाइपलाइंस FA3 TMA प्लस WGMMA और लो प्रिसिजन क्वांटाइजेशन स्टेबिलिटी FA3 FP8 इनकोहेरेंट प्रोसेसिंग को कंबाइन करके फ्लैश अटेंशन फैमिली अटेंशन मैकेनिज्म्स को मेमोरी बाउंड बॉटलनेक्स से फास्ट हार्डवेयर एफिशिएंट कंप्यूट इंजनों में ट्रांसफॉर्म करती है। सेक्शन ब्रेक अगले सेक्शन 19.5 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी में
हम इस चैप्टर में कवर किए गए सभी कोर कॉन्सेप्ट्स, मैथ डेरिवेशन और आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को एक कंसाइज रेफरेंस गाइड और प्रैक्टिकल कोड इंडेक्स में एक साथ लाएंगे।